आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मौर्यों की। मौर्य एरा यहाँ से स्टार्ट होता है और आप ध्यान दीजिए यहाँ टाइम पीरियड 321 टू 185 BC। तो ये वो टाइम पीरियड है जिसमें कि मौर्य रूलर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हम जो भी मौर्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं उसकी जानकारी हमें मिल कहाँ से रही है। तो हम सोर्सेज की बात करते हैं। तो सोर्सेज में हमारे पास एपिग्राफिकल सोर्सेस हैं, लिटरेरी सोर्सेस हैं और फॉरेन अकाउंट्स हैं। इसके अलावा कुछ मटेरियल भी ऑब्टेन किए गए हैं। तो एपिग्राफिकल सोर्सेस का मतलब होता है जो भी कुछ लिखा हुआ हमें मिला है आज के टाइम पे, चाहे वो किसी पत्थर पे लिख के गए हों या किसी पिलर पे लिख के गए हों या किसी केव पे लिख के गए हों या फिर किसी बुक में लिख के गए हों, किसी भी तरह का कुछ भी लिखा हुआ है तो उसे जब हम स्टडी करते हैं और उसको बाकी सोर्सेस में जो जानकारी मिली है उसके साथ रिलेट करके फिर एक इंटरप्रिटेशन देते हैं, तो इसे कहा जाता है एपिग्राफी। और यही जो सोर्सेस हैं इनको बोलते हैं एपिग्राफिकल सोर्सेस। और साहित्य उस काल में जो साहित्य लिखा गया या उस काल की जानकारी देने वाला साहित्य उसके बाद लिखा गया, तो इन साहित्यों को पढ़ कर के हम उसकी जानकारी जुटाते हैं। फिर विदेशियों के साथ फॉरेन रिलेशन रहे होंगे, तो जो फॉरेन रूलर्स थे, जो फॉरेन राइटर्स थे, हिस्टोरियंस थे, उन लोगों ने भी कुछ कहीं ना कहीं इसका जिक्र किया होगा। तो इस तरह से हम यहाँ से भी क्रॉस चेक करते हैं। और डायरेक्ट जो मटेरियल खुदाई वगैरह में कहीं से मिल रहे हैं उन मटेरियल्स को आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकवेशन होते हैं उसमें से जो डायरेक्ट, यानी कि ये इसको क्या कह दिया जाएगा, इसको तो प्रत्यक्ष स्रोत कह दिया जाएगा, डायरेक्ट सोर्स कह दिया जाएगा। और बाकी के जो सोर्स है वो एक तरह से इनडायरेक्ट सोर्स हो गए। तो ये सब हैं सोर्स जिनसे हमने जानकारी जुटाई है किसके बारे में, मौर्यों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों की, लिटरेरी सोर्सेस की। तो लिटरेरी सोर्सेस में बौद्ध साहित्यों पे अगर हम देखें तो बौद्ध साहित्य में जो जातक कथाएं हैं, इसके अलावा दिव्य वदन और अशोक वदन, ये कुछ बुक्स हैं जिसमें कि मौर्यों के बारे में हमें कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद श्रीलंका के अगर साहित्य की बात करें तो वहाँ दीपवंश और महावंश वहाँ के इतिहास की सबसे पुरानी पुस्तकें हैं जो कि ऐतिहासिक साक्ष्य देती हैं, तो वहाँ से भी हमें कुछ जानकारी मिल जाती है। फिर इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पुराण हैं, पुराणों में जो किंग हैं उनकी डायनेस्टीज़, उनका सीक्वेंस पूरा दिया हुआ है, तो पुराणों से भी हमको मौर्यों की कुछ जानकारी मिलती है। और इसके बाद अब सबसे इम्पॉर्टेंट वो है अर्थशास्त्र। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, अर्थशास्त्र। तो ये संस्कृत में लिखी गई जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन हैं, चाणक्य, या इन्हीं को कौटिल्य, या इन्हीं के लिए एक नाम विष्णुगुप्त का प्रयोग किया जाता है। तो तीन तो नाम आपको याद होने चाहिए, चाणक्य ही कौटिल्य, कौटिल्य ही विष्णुगुप्त। फिर इसके बाद कि भाई भाषा क्या है, तो हमने बता ही दिया कि संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। फिर ये किस विषय पे लिखी गई है, तो विषय रहेगा इसका पॉलिटिको इकोनॉमी, या फिर इसको स्टेट क्राफ्ट भी कह सकते हैं, शासन कला। तो राजनैतिक आर्थिक इसका विषय है और शासन कला, या तो इसको क्या क्या कहा जा सकता है, शासन कला। अब इस बुक के बारे में और भी कुछ फैक्ट्स हैं, उन पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, अर्थशास्त्र जो बुक है, ऐसा नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय की कोई पुस्तक आज तक संरक्षित है और उसी की हम बात कर रहे हों, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि अर्थशास्त्र का जो डेवलपमेंट है वो अर्थशास्त्र जब जिस समय पे उसके रचनाकार थे चाणक्य के जाने के बाद कई शताब्दियों तक बहुत सारे लेखक थे जिन्होंने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अपने कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि ऐसे मान लीजिए कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड रहा होगा तो उस समय चाणक्य ने पुस्तक लिखी होगी, फिर उस पुस्तक को बाकी लोगों ने पढ़ा होगा,
फिर पढ़ करके फिर उस पुस्तक पे कुछ कमेंट्री लिखी होगी, किसी ने कुछ उसके बारे में जिक्र किया होगा। तो इस प्रकार से कुछ लोगों ने हो सकता है याद भी कर ली हो, फिर याद करके हो सकता है अगली जनरेशन में गई हो। तो इस प्रकार से अलग अलग समय में शताब्दियों तक इस पे इसका डेवलपमेंट चलता रहा है। इसको कई बार कंपोज किया गया होगा, इसको बढ़ाया भी गया होगा, इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए होंगे, संशोधन किए गए होंगे। ये सब कुछ कब से चल रहा था? ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक। तो इस तरह से लगभग 500 सालों तक इसका डेवलपमेंट चलता रहा। कब तक? 500 सालों तक। और अर्थशास्त्र प्रभुत्व में यानी कि मुख्य धारा में कब तक रही है? 12वीं शताब्दी तक रही है। उसके बाद ये डिसअपियर हो जाती है। अब यहाँ से अब टर्निंग पॉइंट इसके बाद आता है 1905 में एक लाइब्रेरियन है जिनका नाम है आर सामशास्त्री। आर सामशास्त्री एक लाइब्रेरियन है, इनको संस्कृत का अच्छा ज्ञान है। इन्होंने 1905 में रीडिस्कवर किया है अर्थशास्त्र को। 1905 में अर्थशास्त्र को फिर से दोबारा से, जो कि डिसअपियर हो चुका था, लोगों को इसके बारे में नहीं पता था, उसको डिस्कवर किया। और इसको वो पब्लिश करते हैं कब? 1909 में। और ये मूल प्रकाशन जो हुआ वो संस्कृत भाषा में हुआ। बाद में इन्होंने इसका पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया और इसको पब्लिश किया 1915 में। तो संस्कृत वाला जो एडिशन है वो कब आ रहा है? 1909 में। और जो इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन है वो कब आ रहा है? 1915 में। अब ये लाइब्रेरियन कहाँ पे थे? तो ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है मैसूर में, वहाँ ये लाइब्रेरियन थे। और ऐसा कहा जाता है कि कोई ब्राह्मण पंडित था तंजौर डिस्ट्रिक्ट का, वो इनके पास आया, जो हस्तलिखित जो मैन्युस्क्रिप्ट हुआ करती थी वो इनको दे करके चला गया। अब कौन था वो ब्राह्मण, कहाँ से, किस पर्पज से आया था, कोई इसके बारे में और जानकारी नहीं है। बस इतना बताते हैं कि वो आके दे करके चला गया। अब अर्थशास्त्र को इंटरनेशनल लेवल पे इतना फेम कब कैसे मिलता है? जब ये इसका इंग्लिश वर्जन जब पब्लिश होता है और लोगों ने इसको पढ़ा तो पता चला कि यार ये तो जो इटालियन पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं निकोलो मैकियावेली, तो लोगों को ये पता चला कि भाई मैकियावेली की जो रचना है द प्रिंस, और इसकी रचना कब हुई है? इसकी रचना हुई है 1532 ईस्वी में। तो लोगों ने देखा कि यार ये तो जो चाणक्य की रचना है अर्थशास्त्र, ये तो बिल्कुल उसी तरह की रचना है जिस तरह से मैकियावेली की द प्रिंस थी। तो इसलिए, जबकि चाणक्य की रचना कब होती है? अब आप लगा लीजिए 1532 में तो द प्रिंस आया है, और उसके पहले आप लगा लीजिए कि लगभग 300 BC इस टाइम पे चाणक्य थे। तो कितना साल हो गया? लगभग कहना चाहिए कि 1500 से 1800 साल तो हो ही गए। तो इतना पहले कहना चाहिए कि एडवांस जो मटेरियल उस समय के हिसाब से एडवांस कहा जा सकता है। तो इतना एडवांस मटेरियल है जिसको कि आज भी हम लोग, जब कोई भी जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो चाणक्य नीति को फॉलो करने के लिए उनको सुझाव दिया जाता है कि भाई आप चाणक्य नीति को जरूर एक बार पढ़ें। तो इस तरह से इसको इंटरनेशनल फेम मिल जाता है जब द प्रिंस के साथ मैकियावेली, इसीलिए चाणक्य को क्या कहा जाता है? भारत का मैकियावेली। बल्कि मैकियावेली को कहा जाना चाहिए क्या? इटली का चाणक्य, क्योंकि चाणक्य तो पहले आए। अब इसके बाद ये रही बात किसकी? इतनी बातें आपको अर्थशास्त्र के बारे में पता होनी चाहिए। तो अर्थशास्त्र के बारे में कौन सी बात बहुत इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली उसके राइटर का नाम, फिर लैंग्वेज किस लैंग्वेज में है, फिर उसका कंटेंट क्या है, फिर इसका डेवलपमेंट कब तक चलता रहा, तो 2nd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD तक, और फिर इसको रीडिस्कवर किसने किया? सामशास्त्री ने। और फिर लास्ट वाला पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसका कंपैरिजन किसके साथ होता है? मैकियावेली के द प्रिंस
बुक के साथ होता है, जो कि 1532 में इसका पब्लिकेशन किया गया। अब इसके बाद अगली जो बुक है, अगली जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है इंडिका। और इंडिका को लिखा किसने है? इंडिका को लिखा है मेगास्थनीज ने। तो जो बात कौटिल्य के अर्थशास्त्र के लिए है उसी तरह की बात इंडिका के लिए भी है। तो इंडिका में भी ऐसा है कि इंडिका जो मूल पुस्तक है वो पुस्तक तो नहीं उपलब्ध है, लेकिन हाँ उस बुक के आधार पे बाद वाले जो हिस्टोरियंस थे, जो राइटर्स थे, जैसे कि स्ट्रैबो, जैसे कि डियोडोरस, जैसे कि एरियन, जैसे कि प्लूटार्क, इसके अलावा प्लिनी और जस्टिन, ये कुछ राइटर्स हैं। तो पहले वाले जो चार हैं वो तो हैं ग्रीक राइटर्स, और जो बाद वाले हैं वो लैटिन राइटर्स हैं। अब ये जो लोग हैं इन्होंने इंडिका को पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद इन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं उसमें इसका जिक्र किया। तो जो बातें इन्होंने लिखी उससे फिर से इंडिका को रिवाइटलाइज किया गया, उसका फिर से एक तरह से पुनर्जीवन किया गया इंडिका का। तो ये मेगास्थनीज जो थे ये एम्बेसडर थे सेल्यूकस निकेटर के, और उनके दरबार में रहते थे चंद्रगुप्त मौर्य के। अब इसके बाद अगली जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है मुद्रा राक्षस। अगली जो बुक है वो क्या है? मुद्रा राक्षस। तो ये मुद्रा राक्षस है क्या? ये एक्चुअली नाटक है, ड्रामा है, और इसके रचनाकार कौन है? तो विशाख दत्त हैं। किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में लिखी गई है। विषय क्या है इसका? तो विषय है इसका कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत किया और मौर्य वंश की स्थापना की। तो ये किस काल में लिखी गई है? तो ये गुप्त काल के बाद लिखी गई है। ठीक है, गुप्ता एरा आएगा 600-700 AD तक उसका पीरियड रहेगा, तो उसके बाद की रचना है ये। तो यानी कि कह सकते हैं कि 300 BC, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं लगभग 700 BC, यानी कि लगभग 1000 साल बाद की रचना है ये, 1000 साल बाद की। इसके अलावा विशाख दत्त ने एक और पुस्तक लिखी है, और उस पुस्तक का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। ये भी। तो इस तरह से विशाख दत्त की दो आपको बुक के बारे में पता होना चाहिए। एक मुद्रा राक्षस है और दूसरी है देवी चंद्रगुप्तम। इसके बाद अब 3 बुक की और बात करेंगे, 3 पुस्तकों की बात करेंगे, और तीनों के जो राइटर हैं, तीनों जो बुक हैं, अब हम 3 बुक की बात करने वाले हैं। तीनों के जो राइटर हैं वो कहाँ के हैं? वो कश्मीर के हैं। अब 3 बुक कौन सी हैं? पहले 3 बुक का नाम देख लेते हैं। तो एक बुक है कथा सरित सागर। एक पुस्तक का नाम क्या है? कथा सरित सागर। बुक नंबर 2 क्या है? बुक नंबर 2 है बृहद कथा मंजरी। और बुक नंबर 3 क्या है? राज तरंगिणी। तो ये 3 बुक्स हैं, और तीनों बुक के जो राइटर हैं वो कहाँ से हैं? कश्मीर से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कथा सरित सागर की। तो कथा सरित सागर के जो राइटर हैं उनका नाम क्या है? सोमदेव। कथा सरित सागर के जो राइटर हैं उनका नाम क्या है? सोमदेव। अब ये किस काल की हम बात कर रहे हैं? तो ये 1100 ईस्वी की बात कर रहे हैं। अभी क्या चल रहा है? 2022 चल रहा है, यानी आज से लगभग 1000 साल पहले की बात हो गई। तो इसमें क्या है? इसमें संस्कृत में लिखी हुई कहानियाँ हैं। संस्कृत में लिखी हुई कहानियाँ हैं, और जिसने लिखा है सोमदेव हैं कौन? शैव हैं। ये धार्मिक रूप से क्या है? शैव हैं। यद्यपि ये एक शैव ब्राह्मण है, इसके बावजूद इनका बौद्ध धर्म को लेके बराबर सम्मान है, उसके लिए काफ़ी रिस्पेक्टफुल हैं ये। तो इन्होंने ये जो रचना लिखी थी, कहानियाँ जो लिखी थी, ये किस लिए लिखी थी? कि उस समय कश्मीर के जो शासक थे राजा अनंत, तो जो राजा अनंत थे उनकी जो पत्नी थी, उनकी जो रानी थी सूर्यमती, तो सूर्यमती के लिए इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। इस सूर्यमती काफ़ी उदास रहती थी, शायद युद्ध वगैरह की वजह से काफ़ी खून खराबा हुआ था, इस वजह से वो परेशान उदास रहती थी। उनके लिए ये पुस्तक लिखी गई थी। तो ये इसके बारे में थोड़ी
एक तरह से जानकारी हो गई। तो आपको जो बात याद ही रखनी है वो कौन सी बात है? वो बात ये है कि लेखक कौन है, भाषा क्या है इसकी, संस्कृत है, और काल क्या है और स्थान क्या है। तो लेखक कौन है? सोमदेव। काल क्या है? तो 11वीं शताब्दी ईस्वी। भाषा क्या है? भाषा है संस्कृत। फिर लिखने वाले कहाँ इन्होंने लिखा है? कश्मीर में लिखा है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद बुक नंबर 2 की बात करते हैं। बुक नंबर 2 बृहद कथा मंजरी, और इसके लेखक कौन है? क्षेमेंद्र। इसके राइटर कौन है? क्षेमेंद्र। अब क्षेमेंद्र भी कौन है? शैव मत के ही हैं, और बाद में ये वैष्णव बन जाते हैं। लेकिन इन्होंने वैष्णव होने के बावजूद बौद्ध धर्म का अच्छा अध्ययन किया। और फिर इसके बाद 11वीं शताब्दी में, यानी कि इनका भी टाइम पीरियड वही है जो कि अभी हमने किनका देखा? सोमदेव का देखा। तो ये कौन है? ये कवि भी हैं, सटायरिस्ट भी हैं, व्यंग्यकार, और दार्शनिक भी हैं, हिस्टोरियन भी इनको कह सकते हैं, ड्रामा भी लिखा करते हैं, ये क्रिटिक भी हैं एक तरह से। और कहाँ से हैं? कश्मीर से ही हैं। सॉरी। तो इतनी बातें आपको बृहद कथा मंजरी के बारे में पता होनी चाहिए। वास्तव में बृहद कथा एक पुस्तक रही है जिसके लेखक गुणाढ्य थे, तो उसी पर आधारित है बृहद कथा मंजरी, जिसके लेखक कौन है? क्षेमेंद्र। इसमें भी कौन कौन सी बातें आपको पता होनी चाहिए? 3 बातें। पहली बात, लेखक का नाम। दूसरी बात, किस काल में लिखी गई। और तीसरी बात, किस भाषा में लिखी गई। और एक और बात कि कहाँ लिखी गई? कश्मीर में। ठीक है, तो इतनी बातें पता होनी चाहिए बृहद कथा मंजरी के बारे में। अब बात करते हैं तीसरी पुस्तक की, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़। तो कल्हड़ जो है, राजतरंगिणी जो इन्होंने लिखा है, राजतरंगिणी का मतलब क्या हुआ? द रिवर ऑफ किंग्स। द रिवर ऑफ किंग्स। तो इसमें नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का, भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का जो हिस्ट्री है उसका इसमें वर्णन है, और मुख्यतया कश्मीर के शासकों का इसमें वर्णन है। मुख्यतया कश्मीर के शासकों का। भाषा क्या है इसकी? भाषा संस्कृत है। भाषा संस्कृत है। और इनका काल क्या है? ये 12वीं शताब्दी के हैं। ऊपर के जो 2 हमने देखे वो कब के थे? वो 11वीं शताब्दी के थे, और ये 12th सेंचुरी AD के हैं। इन्होंने लगभग 7826 वर्सेस लिखी हैं, और कितने पार्ट में लिखा है? इसको 8 बुक्स में कंपाइल किया है, और इन्हीं को कहा जाता है तरंग। तरंग यानी वेव। तो इस तरीके से हमने तीनों बुक्स के बारे में देखा। राइटर्स क्या हैं, राइटर्स कौन हैं, किस लैंग्वेज में है, टाइम पीरियड क्या है, और किस एरिया में लिखी गई है। अब बात करते हैं बुक्स के बाद हम बात कर लेते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में। तो देखिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में हमारे पास अशोक के एडिक्ट्स हैं, अशोक के इंस्क्रिप्शंस हैं। एडिक्ट यानी कि किसी चट्टान में कुछ लिखा गया हो, इंस्क्रिप्शन यानी कि कुछ भी लिखा गया हो, कहीं भी लिखा गया हो। ठीक है, तो किसी भी तरह की जो कहना चाहिए लिपि कहीं मिल रही है तो उसको इंस्क्रिप्शन कह देंगे, और यदि वो शिला में मिल रही है तो उसको एडिक्ट्स कह देंगे, यदि पत्थर पे उसको उकेरा जा रहा है। तो देखिए कुछ तो शिलाओं में लिखा गया, कुछ अलग से पिलर बनाए गए उस पर लिखा गया, और कुछ गुफाओं में लिखा गया। तो इस तरह से इसको एक तरीका ये हो सकता है डिवीज़न का कि कहाँ लिखा गया। और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लिखा गया। इसकी बात शुरू कब से होती है? बात तब शुरू होती है जब जेम्स प्रिंसेप ने, जिनको कि ब्राह्मी लिपि का अच्छा ज्ञान था, 1837 में 1837 में उसको ब्राह्मी को डिकोड करके ये बताया कि भाई ये भारत में जगह जगह पे जो अभिलेख मिल रहे हैं
ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? ये अशोक के द्वारा लिखे गए हैं, क्योंकि पहले इसकी जानकारी नहीं थी कि इसके लेखक कौन हैं। और ये जो अपने जेम्स प्रिंसेप हैं, ये फाउंडिंग एडिटर थे किसके? एक पत्रिका थी, एक जर्नल था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो वहाँ पे रह कर के इन्होंने खरोष्टी और ब्राह्मी जो लिपियां हैं उसका कहना चाहिए रहस्योद्घाटन किया। अब जितने भी अभिलेख शिलालेख मिले, इन सब की प्रकृति ज़्यादातर की कैसी है? एक प्रोक्लेमेशन है ये, किसके लिए? पब्लिक के लिए, यानी कि आदेश के तौर पे हैं, पब्लिक से सीधे संवाद के तौर पे हैं। ये अशोक के कहना चाहिए मन की बात है, ये अशोक के मन की बात है। और बहुत कम ऐसे अभिलेख हैं जो कि उसके खुद के बारे में हैं, जिसमें कि वो अपने बारे में, अपने बौद्ध धर्म के और संघ के साथ संबंध कैसा है इसके बारे में, बौद्ध संघ के साथ उसका कैसा संबंध है इसके बारे में जानकारी देता है। जो भाषा है, भाषा तो प्रकृति है, लेकिन जो लिपि है, भाषा क्या है? प्रकृति, लेकिन जो लिपि है वो स्थान स्थान पर इसको स्थान के अनुसार लिखी गई है। जैसे कि भारत के पूर्वी हिस्से में जो अभिलेख मिले वो ब्राह्मी में मिले। पश्चिमी में जो मिले, भारत के पश्चिम में, वो ग्रीक और अरेमाइक में मिले। ग्रीक और अरेमाइक, जब हम भारत कह रहे हैं तो वो उस समय का भारत है, और उस समय का जो भारत है वो अंग्रेजों के काल का भारत यानी और आज का भारत इससे बड़ा था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान इसमें शामिल होता था, अफगानिस्तान के भी थोड़ा और आगे। तो जब हम कह रहे हैं ग्रीक अरेमाइक में वेस्ट में मिला है, तो वेस्ट का मतलब यहाँ पे किससे है? ये इसका मतलब पाकिस्तान से है। और नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि इस एरिया की हम बात कर रहे हैं, वही पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहाँ पे खरोष्ठी में मिला है, खरोष्ठी में। तो चार तो क्या हो गई? लिपियाँ, और भाषा इसकी क्या रहेगी? प्रकृति। अब जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं उन पे बात कर लेते हैं। तो देखिए हम पहले तीन महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, हम उसकी बात करने वाले हैं। तीन महत्वपूर्ण अभिलेख, तो तीन कौन से हैं जिसपे हम बात करने वाले हैं? एक तो हो गया जूनागढ़, रुद्रदामन का जूनागढ़ का जो अभिलेख है उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, फुल डिटेल में। फिर उसके बाद जो दूसरा है वो है गोरखपुर का सोहगौरा का कॉपर में लिखा गया अभिलेख। फिर इसके बाद हम बात करेंगे बांग्लादेश का महास्थान अभिलेख। तो इन पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं जूनागढ़ से। तो देखिए, जूनागढ़ बोलते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? रुद्रदामन। जूनागढ़ बोलते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? रुद्रदामन। और जूनागढ़ बोलते ही स्थान कौन सा आना चाहिए? गुजरात। तो गुजरात में है गिरनार पर्वत, और वहीं है जूनागढ़। तो ये जो शिला है, ये देखिए शिला को, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये जूनागढ़ के म्यूजियम में इस तरह से रखी हुई है। ये आंटियाँ कुछ बात कर रही हैं आपस में, ये भाई साहब कुछ देख रहे हैं इधर बोर्ड में। और ये देखिए, अगर आप पढ़ सकें तो ये देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है। पढ़ लिया होगा आपने? चलिए अब यहाँ देखते हैं। तो जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसका काल की बात करें कि कब इसमें लिखावट शुरू की गई, कब इसमें लिखना शुरू किया गया, तो वो है 150 AD। अभी क्या चल रहा है? 2022 AD, ठीक है। अब इसमें कुल मिला के कितनी लाइन है? 20 लाइन है। कुल मिला के कितनी लाइन है? 20 लाइन है। और लगभग इसकी जो डायमेंशन है इसका, तो 5.5 फीट ऊंचाई है इसकी, और चौड़ाई जो है 11 फीट की है। तो देख के पता भी चल रहा है कि हाँ ऐसा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा, ये कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, ठीक है। ये जस्ट जानकारी दी जा रही है जिससे कि आप जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन के बारे में आप विजुअलाइज कर सको कि अच्छा ऐसा है। और उसकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं एक बार पहले सारी बात बता दूं, फिर कौन सी बात याद रखने की है वो भी बता देता हूं।
तो हमने क्या देखा कि लगभग 20 लाइन में लिखा हुआ है और इसका जो डायमेंशन है 5.5 फीट ऊंचा है और 11 फीट चौड़े क्षेत्र में लिखा गया है। और इसके जो अक्षर हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो लगभग 7 से 8 इंच के हैं। 7 से 8 इंच काफ़ी होता है। 7 से 8 इंच छोटी वाली जो स्केल होती है 6 इंच की होती है। तो आप देख सकते हैं ये इसके अक्षर आप देख सकते हैं, इस 7 से 8 इंच के हैं। फिर इसके बाद 20 लाइन हमने बताया कि 20 लाइन में लिखा गया है। अब उन 20 लाइनों में भी 12 लाइन जो है वो रुद्र दामन के लिए लिखी गई हैं। तो आप समझ गया होगा कि रुद्र दामन के लिए 12 लाइन लिखी गई, इसीलिए इसका नाम क्या है, जूनागढ़। हम इसको क्या बोलते हैं, जूनागढ़ का रुद्र दामन का अभिलेख। जबकि इसमें रुद्र दामन के अलावा भी 3 और शासकों का वर्णन है, अभी देखते हैं। अब इसके बाद इसकी खोज कब की गई, तो इसकी खोज की गई 1822 में। इसकी खोज कब की जा रही है, 1822 में। कौन भाई साहब खोज दिए इसको, जेम्स टोड। और इसका ट्रांसलेशन किसने किया है, तो ट्रांसलेशन वही कर पाएगा जो इस लिपि को पढ़ पाएगा, क्योंकि ये संस्कृत के समान लिपि है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसको डिकोड किया एक तरह से। और ये जो है ये पहला अभिलेख है जो कि सबसे पुराना है और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में। तो एकदम शुद्ध संस्कृत है। ये किसके लिए फेमस है, शुद्ध संस्कृत के लिए। अब जैसा कि मैंने कहा कि इसमें रुद्र दामन के तो नाम से है, लेकिन इसमें 4 शासकों का, 4 रूलर्स हैं जिनका कि इसमें वर्णन मिलता है। तो वो 4 रूलर्स कौन से हैं, तो इसमें हो गए सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर दूसरे हो गए अशोक, फिर तीसरे नंबर पे है रुद्रदामन फर्स्ट, और उसके बाद है स्कंदगुप्त। तो आपसे पूछा जाए कि भाई जूनागढ़ का जो इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ का जो शिलाभिलेख है, तो उसमें कितने शासकों की जानकारी है, तो आप क्या कहेंगे, 4। कौन कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, रुद्रदामन फर्स्ट और स्कंदगुप्त। ठीक, तो शुरू के 2 जो हैं वो तो मौर्य डायनेस्टी से हो गए, मौर्य वंश से। रुद्रदामन जो है ये शक शासक है। कौन सा शासक है, शक। और जो स्कंदगुप्त है ये गुप्त शासक है, गुप्त काल के हैं। तो इस तरह से 3 वंश के 4 शासक। चंद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड है, शासनकाल, वो 321 से 297, और अशोका का 272 से 232, और रुद्रदामन के लिए 130 से 150 AD, और स्कंदगुप्त का 455 से 467। चारों का इम्पॉर्टेंट है, चारों का ही जो हमने टाइम पीरियड लिखा है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब ये ध्यान रखना है कि अशोक के तो जो अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, उस पर हम डिटेल से पूरा बात करेंगे। तो जो 14 उसने शिलालेख, जो 14 उसके मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, उनमें से ये एक है। अब ये जो चारों रूलर्स थे, इन्होंने किस किस के थ्रू यहाँ पे अपनी जानकारियाँ, कौन माध्यम बनते हैं उनकी जानकारी की। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था पुष्यगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य का एक गवर्नर था जिसका नाम क्या है, पुष्यगुप्त। और पुष्यगुप्त को इंचार्ज बनाया गया था इस क्षेत्र में जूनागढ़ सौराष्ट्र क्षेत्र में आता था। और वहाँ पे एक झील बनवाई गई जिसका नाम क्या था, सुदर्शन, या ये कह सकते हैं कि डैम और झील का मतलब एक ही हुआ। डैम का मतलब उससे मत समझिएगा कि जो कंस्ट्रक्शन इस तरह से जो दीवार बनाई जाती है। डैम का मतलब होता है जो पानी भरा हुआ है, वो जो पानी भरा है उस पानी को डैम कहते हैं। और ये जो इसको इम्बैंकमेंट कहते हैं, इस दीवार को जिससे कि पानी को बांधा जाता है, वो जो बांधने वाला काम है वो दूसरी। लेकिन डैम का मतलब होता है इस रिजर्वायर से, वाटर रिजर्वायर से। तो जो सुदर्शन डैम है, सुदर्शन झील है, उसके निर्माण का कार्य सौराष्ट्र क्षेत्र में किसके माध्यम से करवाया गया था, पुष्यगुप्त। किसने अपॉइंट किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और फिर उसके बाद अशोक के टाइम पे
ये काम किसको दिया गया था? यवन राज। यवन राज, क्या नाम है इनका? तुषास्प। तो तुषास्प ने जो पुष्यगुप्त वाला काम था उसमें कुछ शायद डैमेज हो गया होगा, तो उसको रिपेयर करवाया था। तो चंद्रगुप्त के टाइम पे कौन? पुष्यगुप्त। और अशोक के टाइम पे कौन? यवन राज तुषास्प। फिर इसके बाद अब तीसरे रूलर की बात करते हैं, रुद्रदामन की। तो रुद्रदामन ने, अब एक बार बन चुका है डैम, एक बार लेक बन चुकी है, अब बार बार उसका क्या कराना होगा? केवल उसका बस रिपेयरिंग करानी होगी। तो रिपेयरिंग का फिर अगला काम अब कौन करवाएंगे? रुद्रदामन करवाएंगे। और ये काम वो किससे करवाएंगे? तो उनका उस समय पे ऑफिसर है सुविशाख। क्या नाम है उसका? सुविशाख। फिर इसके बाद अब अगले रूलर कौन आ गए? अब किसका टाइम आ चुका है? स्कंदगुप्त का। अब गुप्त काल आ चुका है। शुरुआत कहाँ से हुई? अभी पहले मौर्य काल चल रहा। मौर्य काल में पहले रूलर कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, फाउंडर। उसके बाद उनका पोता कौन? अशोक। फिर उसके बाद अब मौर्य एरा यहाँ पे ख़त्म। और फिर अब यहाँ पे क्या आ गए हैं? यहाँ पे फॉरेन जो रूलर्स हैं उनका टाइम आ गया। तो उसमें यवन, शक, पहलव, कुषाण, इस तरह के रूलर्स थे। तो उनमें से शकों की बात कर रहे हैं। शकों में से एक कौन? रुद्रदामन फर्स्ट। फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। आगे का टाइम आता है, अब गुप्ता एरा आ गया है। और गुप्ता एरा में कौन आ गए हैं? स्कंदगुप्त। बाद वाले शासक हैं, शुरू के नहीं। तो इनके टाइम पे स्कंदगुप्त ने बहुत सारे गवर्नर्स को अपॉइंट किया था। और उसी में से एक गवर्नर थे जिनका नाम था पर्णदत्त। एक गवर्नर थे जिनका नाम था पर्णदत्त। और ये जो अभिलेख है इसमें बताया गया है, इस अभिलेख में वर्णन आता है कि जो पर्णदत्त हैं उनके पास वो सभी योग्यताएं हैं जो कि गवर्नर बनने के लिए चाहिए होती हैं। ये इसी अभिलेख में लिखा हुआ कि पर्णदत्त के पास वो सभी योग्यताएं हैं जो कि चाहिए होती हैं। और बाद में पर्णदत्त जो हैं उन्होंने अपने बेटे चक्रपालिता को अपॉइंट किया, मजिस्ट्रेट यहाँ का बनाया। और उसने फिर इसको रिपेयर करवाया था। तो रिपेयर कराने वाला फिर जो ये कड़ी चल रही है ये किसके पास पहुँचती है? चक्रपालिता के पास। ठीक। तो इस तरह से हम समराइज करते हैं। 4 तो हमने क्या पढ़ लिए? 4 हमने पढ़ लिए रूलर। और 4 हमने क्या पढ़ लिए? उन्होंने किसके थ्रू यहाँ पे रिपेयरिंग करवाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको अपॉइंट किया? पुष्यगुप्त को। उनका सबऑर्डिनेट ये रहा। अशोक के टाइम पे कौन? यवनराज या तुषास्प। फिर उसके बाद रुद्रदामन के टाइम पे सुविशाख। और स्कंदगुप्त के टाइम पे चंद्रपालिता। ये तो इतनी बातें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, एक और बात, इसी अभिलेख में ये बात आती है कि जो रुद्रदामन है उन्होंने सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी को हराया है। और उसके बाद उनकी जो बेटी है उससे विवाह किया है। ये बात भी इसी इंस्क्रिप्शन में आती है। और इसी इंस्क्रिप्शन में ये बात भी आती है कि जो रुद्रदामन है इस झील को बनवाने के दौरान, रिपेयर कराने के दौरान, ये बात आती है कि रुद्रदामन ने इस झील को बनवाने के दौरान, इस डैम को बनवाने के दौरान क्या करवाया था? फोर्स्ड लेबर करवाया था, बेकार करवाया था। बेकार, तो बेकार का मतलब होता है काम करवा लो लेकिन पैसे नहीं देना है। ठीक है। तो ये बेकार जो शब्द है पहली बार इसी अभिलेख में आता है। तो ये लीजिए, बेकार शब्द की उत्पत्ति भी हो गई। एक ऐसा शब्द जो कि बेकार है उसकी क्या हो गई? यहाँ उत्पत्ति हो गई। तो ये पहली बार इसका एविडेंस मिलता है जूनागढ़ के इंस्क्रिप्शन में। तो भाई इतनी बातें आपको जूनागढ़ के इंस्क्रिप्शन के बारे में पता होनी चाहिए। अब हमने काफ़ी सारी बातें कर ली, लेकिन अब वो बात जो कि आपको बिल्कुल भूलनी ही नहीं है वो कौन सी है वो सुन लीजिए। पहली बात, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरनार हिल, जूनागढ़, सौराष्ट्र प्रांत। ठीक है भाई, ये तो लोकेशन हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, टाइम कब है जब इसको लिखा गया है ना, शुरुआत कब से होती है। पहले तो ये चट्टान ऐसे यहीं कहीं पड़ी रही होगी इधर उधर, लेकिन फिर 150 AD में
किसी की नज़र पड़ी होगी कि भाई ये अच्छी चट्टान है, इस पर कुछ लिखा जा सकता है, तो ये कब लिखा गया? 150 ईस्वी में। ठीक, दो बातें हो गई। फिर तो पहली बात क्या है इम्पोर्टेंट कि लोकेशन क्या है, और दूसरी बात इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड क्या है। फिर उसके बाद तीसरी जो बात इम्पोर्टेंट है वो ये कि इसको ट्रांसलेट किसने किया, तो भाई जेम्स प्रिंसेप है, तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया। फिर ये कि किस भाषा में है, तो इसकी भाषा जो है वो है संस्कृत। फिर इसके बाद देखिए लिपि इसकी संस्कृत नहीं है, भाषा संस्कृत है। ठीक है, लिपि तो आप देख रहे हैं कि लिपि तो ये संस्कृत की नहीं है, देवनागरी नहीं है लिपि। अच्छा, फिर इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भाई कितने रूलर्स का इसमें वर्णन आता है, तो 4 है, ये इम्पोर्टेंट हो गया। फैक्ट नंबर 5 कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन फर्स्ट और स्कंदगुप्त, और उनका टाइम पीरियड तो वैसे भी हमें आगे इन सभी रूलर्स के बारे में डिटेल से बात करनी है, तो टाइम पीरियड याद होना ही चाहिए। फिर इसके बाद ये बात याद होनी चाहिए कि भाई ये जो रूलर्स हैं, इन्होंने किसके थ्रू यहाँ पे रिपेयरिंग या जो कंस्ट्रक्शन करवाया उनका नाम, तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। एक पुष्यगुप्त, फिर उसके बाद तुषास्प, उसके बाद सुविशाख और उसके बाद चंद्रपालिता। इतनी बातें। और इसके बाद एक ये भी कि वशिष्ठ पुत्र पुलुमवी को हराया था किसने? रुद्रदामन ने, ये बात भी इसमें आती है। और बेगार की बात आती है, ठीक है ना, बेगार की बात सबसे लास्ट। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सोगौरा के कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में। तो पता चल गया कि ये जो लिखावट है, ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये किस में लिखी हुई है? कॉपर प्लेट में। ऊपर किस में लिखी हुई थी? बड़े से चट्टान में। तो अभी हमने जो बात की जूनागढ़ वाली, वहाँ पे मौर्यों के बारे में जो जानकारी मिल रही है वो कहाँ लिखी हुई मिल रही है? एक बड़ी चट्टान में। और सोहगौरा का जो इंस्क्रिप्शन है, जो अभिलेख है, ये अभिलेख कहाँ लिखा गया है? तो कॉपर की प्लेट में लिखा गया है, कॉपर की प्लेट में। तो लिखा गया है ऐसे नहीं कहेंगे कॉपर की प्लेट में, बल्कि ऐसा कहनी चाहिए ढाला गया है, जैसे सिक्कों को ढाला जाता है, इसको ढाला गया। तो अब इसके बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है? तो पहला तो यही कि लोकेशन क्या है, तो भाई गोरखपुर, ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, याद होना ही चाहिए। फिर इसके बाद इसका स्क्रिप्ट क्या है, तो इसका स्क्रिप्ट है ब्राह्मी, इसका स्क्रिप्ट क्या है? ब्राह्मी। फिर इसके बाद ये सोहगौरा जो है किस रिवर के पास में है? राप्ती रिवर। और इसके बाद इसमें जानकारी क्या है? देखिए हमने जिस तरह से जूनागढ़ वाले इंस्क्रिप्शन पे बात की उसमें बहुत सारे फैक्ट्स थे जो कि याद रखने वाले थे। यहाँ पे इतने नहीं हैं। यहाँ पे एक बात कि भाई इसका लोकेशन क्या है, तो गोरखपुर। दूसरी बात इसका स्क्रिप्ट क्या है? ब्राह्मी। और तीसरी बात किस रिवर के पास में मिला है ये, तो राप्ती। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं ये रहा, अगर आप इसको पढ़ सकें तो पढ़ लीजिए भाई। चलिए पढ़ लिया। चलिए अब तो इसमें बात क्या है ना, ये जो आपने पढ़ा, आपने तो पढ़ लिया होगा, तो ये जो आपने पढ़ा इसमें क्या लिखा हुआ है इसका मैं ट्रांसलेशन कर देता हूँ। तो देखिए इसमें ये बात बताई गई है कि कि भाई ग्रेन के डिपो बनाने, कोष्ठागार बनाने हैं, जिससे कि क्या हो सके, अकाल जब पड़े तो उस समय पे उससे लड़ा जा सके। तो इस अभिलेख में ये जानकारी दी जा रही है कि अकाल के समय पर, अकाल हो सकता है कि पड़ जाए, तो उसके लिए आप अपने अपने जो अन्नागार हैं वो स्थापित कर लीजिए। ये बात इसमें बताई जा रही है। और ये माना जाता है कि संभवतः ये अशोक के टाइम के बाद, अशोक के पीरियड के बाद ये संभवतः ये अभिलेख बनाया गया होगा, ऐसा विद्वान बताते हैं, हिस्टोरियंस। तो ये थी बात किसके बारे में? सोहगौरा का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। अब इसके बाद बात कर लेते हैं महास्थान इंस्क्रिप्शन। तो देखिए महास्थान जो है, महास्थान कहाँ है? बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में बोगारा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ है। और आप ये देखिए, इसको पढ़ सकते हैं, ये लीजिए भाई, पढ़ लीजिए इसको। तो पढ़ लिया। चलिए अब ये जो आप देख रहे हैं इसका डायमेंशन
जितना आपको दिखाई दे रहा है ना, आप देख सकते हैं मेरे हाथ से, इतना नहीं है ना, छोटा है। कितना है ये, इसका डायमेंशन दिया हुआ है लगभग 4.5 सेंटीमीटर से 5.5 सेंटीमीटर, काफ़ी छोटा है। और किस में लिखा गया है, ये लाइम स्टोन में लिखा गया है। ये किस में लिखा गया हुआ है, लाइम स्टोन। और इसमें कितनी लाइन है, तो लगभग 6 लाइन है। कितनी लाइन है, 6 लाइन है। और स्क्रिप्ट क्या है इसकी, ब्राह्मी है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, प्राकृत लैंग्वेज है। और ये बांग्लादेश में एक्सीडेंटली इसको डिस्कवर किया गया, जब कोई वहाँ पे मजदूर जो है 1938 में इसकी जानकारी उसने दी। और इसमें ये माना जाता है कि अशोक का इसमें नाम तो नहीं है, पर ऐसे माना जाता है कि संभवतः अशोक का ही इसमें कोई ऑर्डर है जो लिखा हुआ है। इसमें जो अभी आपने पढ़ा, इसमें लिखा क्या हुआ है, तो ऐसा माना जाता है, क्योंकि इसका जो ट्रांसलेशन है वो अलग अलग हिस्टोरियंस थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीके से करते हैं। तो इसमें ये कहा जाता है कि अशोक का नाम तो नहीं है, ये बात तो क्लियर है, लेकिन इसमें जो ऑर्डर दिया जा रहा है वो ऑर्डर संभवतः अशोक की तरफ से ही आ रहा है। अब इसमें क्या बात है, क्या बात बताई जा रही है, तो इसमें बताई जा रही है कि महामात्र महामात्र अधिकारी हुआ करता था मौर्य काल पे। तो महामात्र को ये आदेश जारी किया जा रहा है, ये इशू किया जा रहा है किसी शासक के द्वारा, संभवतः अशोक है वो, कि भाई आप 4 जरूरी चीज़ें, क्या क्या, एक तो तेल यानी ऑयल, दूसरा डूमा यानी कि कोई विशेष पेड़, उसके बाद धान्य यानी कि पैडी चावल, और इसके अलावा सिक्के। तो सिक्के में 2 तरह के सिक्कों का इसमें नाम आता है, एक गंडक और एक काकानिका। तो काकानिका ये कौड़ी इसको कहा जा सकता है, और ये जो गांडका है, ये 4 कौड़ी मिल करके एक गांडक बनते हैं। तो भाई एक तो ये बात मिल रही है कि इन चीज़ों को इकट्ठा करने की बात की जा रही है। और दूसरा क्यों इकट्ठा करने की बात की जा रही है, क्योंकि ये मानना है कि कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो सकती है, कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो सकती है, कि जैसे हो सकता है कि फसलों को क्या पता जो तोते हैं वो खा जाए, या हो सकता है कि भाई बाढ़ ही आ जाए, या हो सकता है कि आग लग जाए, और भी कुछ समस्या हो सकती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस जो आदेश है, जो ऊपर हमने अभी अभिलेख देखा, उस अभिलेख में ये कहा जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए, किसी भी इमरजेंसी को ओवरकम करने के लिए, फाइट करने के लिए, आपको जो गोलाघार है यानी कि वही कोष्ठागार, स्टोर हाउस, उसको आपको इन चीज़ों से, इन ज़रूरत की चीज़ों से भर देना है। ये बात इसमें की जा रही है। कहीं कहीं भी ये भी बात आती है कि यहाँ पे ज़मीन जो है वो ग्रांट करने की बात की जा रही है ना, भूमि अनुदान देने की बात की जा रही है, ये भी इसकी व्याख्या में आता है। तो इतनी बातें आपको भाई, तो अब हमने इसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स देखे। अब कौन से फैक्ट्स हैं जो हमको याद होने ही चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई 2 तरह के फैक्ट्स मैं देता हूँ यहाँ पे आपको। एक तो वो कि जानकारी मिल जाए जिससे कि हमारा इंटरेस्ट हो जाए, जिससे कि हम उसको अच्छी तरह से याद कर सकें, और दूसरा ये जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एग्ज़ाम के लिए इसका डायमेंशन इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, इसका केवल स्क्रिप्ट क्या है ये इंपॉर्टेंट है, और लोकेशन क्या है ये इंपॉर्टेंट है। 2 बातें इंपॉर्टेंट हो गई। और तीसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें कंटेंट क्या है, तो कंटेंट यही है कि यहाँ पे जो इनका स्टोर हाउस है उसको भरने की बात की जा रही है। बस ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, 2 बातें आप जान लीजिए, 2 बातें याद रखिए, बस ये काफ़ी है। लोकेशन और स्क्रिप्ट क्या है, बस ये 2 बातें इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने देख लिया 3 तरह के इंस्क्रिप्शन के बारे में। अच्छा, एक और है आर्कियोलॉजिकल मटेरियल जो मिले हैं, जो खुदाई से चीज़ें मिली हैं। तो खुदाई से एक जगह है पटना में कुम्हरार। कुम्हरार आपको याद रखना है कि कुम्हरार से, पटना के कुम्हरार से बहुत सारे मटेरियल्स मिले हैं। अब क्या क्या मटेरियल मिले हैं, तो ये देखिए 3 हैं। एक वुडन पैलेस मिला है, वुडन पैलेस, और एक बर्तन मिले हैं जिसको क्या नाम दिया गया, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। तो ये जो बर्तन है इसमें ब्लैक पॉलिश रहती थी, ब्लैक कलर का पॉलिशिंग रहता था
चमकीले काले रंग के बर्तन, और तीसरा सिक्के मिले हैं किसके, सिल्वर और कॉपर के। तो आपको ये 3 बातें पता होनी चाहिए कि कुम्हार से क्या क्या मिल रहा है। ये 3 बातें। नंबर 1 वुडन पैलेस, नंबर 2 NBPW यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश फेयर, इसके बाद सिल्वर और कॉपर कॉइन। तो ऐसा नहीं कि 3 चीज़ें ही मिली हैं, और भी चीज़ें मिली हैं, पर अभी हम 3 यहाँ पे आपको नाम दे रहे हैं, तो ये 3 आपको याद होना चाहिए। तो ये थी बात सोर्सेज की, जिसमें हमने इंस्क्रिप्शन और 2 तरह के सोर्सेज की बात की, लिटरेरी सोर्स और इंस्क्रिप्शन की। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं अशोक के एडिक्ट्स, जो एडिक्ट्स हैं बाकी के जो शिलालेख, उनकी कैटेगरी क्या है। तो यानी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो इम्पॉर्टेंट होगी और काफ़ी डिटेल में उनको देखेंगे, यानी कि सारी चीज़ें लगभग, फिर उसके बारे में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। अभी भी हमने जो किया है ये फुल डिटेल में था, यानी कि अब इसके बाद इसमें और कुछ मैंने अपनी तरफ से छोड़ा नहीं है, और कुछ अगर छूटा है तो वो हो सकता है फिर दूसरे टॉपिक का हिस्सा हो। मेरे हिसाब से जो कुछ आपको लग रहा होगा सर ये चीज़ तो मिस हो गई, तो वो जो मिस हो गया वो हो सकता है किसी दूसरे टॉपिक में मैंने कवर किया हो। बट यहाँ पे इन जो डायरेक्ट आज पॉइंट्स जो टॉपिक थे हमारे, उसमें उससे संबंधित जो मैक्सिमम डिटेल्स है वो सारी मैंने आज में डाल दी है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।